एमका ट्विन इंजन टेक बेस्ड फाइटर या मीडियम वेट फाइटर के लिए एक नए इंजन को डेवलप करने के लिए डीआरडीओ और रोल्स रॉयस के बीच एक प्रिलिमिनरी फ्रेमवर्क को शुरू कर दिया गया है। मलेशिया की लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट की टेंडर में JF-17 और FF-50 फाइनल कंटेंट होने की बात अभी खुद मलेशिया की तरफ से इनकार किया गया है। पाकिस्तान को नए डिफेंस इक्विपमेंट को सप्लाई करने के लिए स्टेटमेंट देने के बाद रशिया की तरफ से भारत को अपना ट्रस्टेड पार्टनर बताया गया है और साथ ही पाकिस्तान के साथ रशिया के रिलेशन को लिमिटेड बताया गया है। भारत की एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में यूनाइटेड स्टेट के वॉरशिप्स गुजरने के बाद भारत की तरफ से जो असंतोष दिखाई दे रहा था उसको थोड़ा ठंडा करने के लिए यूएस की तरफ से अभी थोड़ी नरमी बरतना शुरू कर दिया गया है और अंत में इंडो पैसिफिक रीजन में अभी फ्रांस की तरफ से भी भारत के साथ शामिल होने का ऑफर दिया गया है। ऐसे ही कुछ और खबरों के बारे में हम आज की वीडियो में बात करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज के डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट एरो इंजन को लेके। आप सभी को पता होगा कि अभी हम भले ही 2 से 3 नए फाइटर एयरक्राफ्ट को डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी भी हमारे पास एक एरो इंजन मौजूद नहीं है और बिना इंजन की हमारी एरोस्पेस सेक्टर कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता है। इसी वजह से भारत की तरफ से भी फॉरेन इंजन मैन्युफैक्चरर्स के साथ मिलकर एक नेक्स्ट जनरेशन एरो इंजन को बनाने की कोशिश किया जा रहा है, जिसे भारत की एमका ट्विन इंजन टेक बेस्ड फाइटर या तेजस MK2 या LCF MK2 जैसे एयरक्राफ्ट में इस्तेमाल किया जा सके। इनमें से एक तो फ्रांस की सफरान की तरफ से भारत को अपनी M88 इंजन को ऑफर किया जा रहा है, साथ ही जनरल इलेक्ट्रिक की तरफ से भी अपनी GE414 INS6 इंजन की एक एडवांस वेरिएंट को भी भारत को ऑफर किया जा रहा है और रोल्स रॉयस की तरफ से भी एक नए इंजन को डेवलप करने के लिए भारत को ऑफर दिया गया है। इनमें से रोल्स रॉयस की तरफ से जिस नए इंजन को बनाने का ऑफर दिया गया था उसमें वो भारत के साथ अपने इंजन की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को भी शेयर करने के लिए राजी थे, जबकि जनरल इलेक्ट्रिक की तरफ से अपनी इंजन की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को भारत के साथ शेयर करने के लिए सहमति जताई नहीं गई थी और फ्रांस के साथ भी कुछ ऐसा ही चक्कर चल रहा था और वो टोटली अपनी इंजन की टेक्नोलॉजी को भारत को देने के लिए राजी नहीं है। अभी रोल्स रॉयस की तरफ से ये बताया जा रहा है कि वो अभी इस इंजन को डेवलप करने के लिए एक बेसिक फ्रेमवर्क को शुरू कर चुके हैं और जब इसे डेवलप कर लिया जाएगा तो डीआरडीओ के पास इस इंजन की कंप्लीट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी रहेगी, साथ ही डीआरडीओ के पास इसका कंप्लीट कॉपीराइट भी रहने वाला है और आगे चल के इसके जितने भी इंजन बनाए जाएंगे या अगर कोई भी इनको खरीदना चाहता है तो डीआरडीओ और रोल्स रॉयस की सहमति के साथ इनको किसी भी देश को एक्सपोर्ट किया जा सकेगा और दोनों ही तरफ से इसकी सर्विस और मेंटेनेंस को प्रोवाइड किया जा सकता है। अब इस इंजन में कई सारे टेक्नोलॉजी डीआरडीओ की तरफ से भी शामिल होने वाली है, तो इससे कंप्लीट रोल्स रॉयस भी मैन्युफैक्चर नहीं कर सकता है और ना ही डीआरडीओ रोल्स रॉयस के बिना इसको मैन्युफैक्चर कर सकता है। लेकिन जो भी हो, इसे आगे चल के भारत जल्दी से ही डेवलप कर सकता है, क्योंकि अगर हम अपने से शुरू से एक एरो इंजन को बनाने की कोशिश करेंगे तो उसको बनाने में काफी वक्त लगने के साथ साथ ये बनने के बाद हमें सफिशिएंट थ्रस्ट को प्रोवाइड कर पाएगा या नहीं, इसको लगे भी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन रोल्स रॉयस या सफरान जैसे कंपनी के पास पहले से ही इंजन को मैन्युफैक्चर करने का काफी अनुभव होने की वजह से इनके पास पहले से ही कोर टेक्नोलॉजी मौजूद है और उस लिहाज से देखा जाए तो अगर हम उनसे कोर टेक्नोलॉजी को लेते हैं तो हम भी काफी जल्दी एक नए इंजन को डेवलप कर सकते हैं, क्योंकि स्पेशली इंजन की कोर को बनाने के लिए यहाँ पे सबसे ज्यादा वक्त लग जाता है। लेकिन अगर हमें पहले ही मिल जाते हैं तो हम जल्दी से इसको डेवलप कर सकते हैं। अगला अपडेट मलेशिया की एयरफोर्स के लिए खरीदे जाने वाले नए फाइटर एयरक्राफ्ट को लेकर है। कुछ दिन पहले खबर सामने आया था कि मलेशिया की लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट की टेंडर में अभी साउथ कोरिया की FF-50 और चाइना और पाकिस्तान के द्वारा बनाया गया JF-17 फाइनल कंटेंडर थे। अब ये रिपोर्ट कुछ साउथ कोरिया की मीडिया की तरफ से पब्लिश किया गया था और उसमें यह भी बताया गया था कि इस टेंडर में 12 एयरक्राफ्ट खरीदे जाने वाले थे। इसे ठीक पहले ही भारत की तरफ से भी ये बताया गया था कि मलेशिया की टीम अभी तेजस को इवेल्युएट करने के लिए भारत आने वाले हैं और इस बात को लेके काफी सारा कंफ्यूजन चल रहा था कि अगर मलेशिया की लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट की टेंडर में FF-50 और JF-17 फाइनल कंटेंडर थे तो मलेशिया अभी किस वजह से तेजस को इवेल्युएट कर रही है। और इन दोनों ही स्टेटमेंट में कुछ दिक्कतें भी सामने आ रही थी, क्योंकि भारत की तरफ से जो स्टेटमेंट दिया गया था उसमें बताया गया था कि मलेशिया अभी 36 एयरक्राफ्ट को खरीदने वाला है, जिसके बाद फॉलो ऑन ऑर्डर के तौर पर और भी 26 एयरक्राफ्ट को खरीदा जा सकता है। लेकिन साउथ कोरिया की तरफ से बस 12 एयरक्राफ्ट को खरीदने की बात की गई थी। तो मैंने आपको उस दौरान भी बताया था कि शायद यहाँ पर 2 अलग अलग टेंडर की बात चल रही है, लेकिन इसमें अगर मलेशिया की तरफ से JF-17 को खरीद लिया जाता है तो इसमें कई सारे दिक्कत सामने आ सकती हैं और वो भी मैंने पहले आपको बता रखा है। लेकिन अभी मलेशिया की तरफ से फाइनली इस पर एक स्टेटमेंट को इशू किया गया है और मलेशिया का कहना है कि साउथ कोरिया की तरफ से जो स्टेटमेंट इशू किया गया था वो सही नहीं है।
अभी भी मलेशिया की तरफ से अपनी लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट की टेंडर को इवैल्यूएट किया जा रहा है और हो सकता है तो वो अपनी रिक्वायरमेंट को भी थोड़ा इंक्रीज करने वाले हैं, जिस वजह से 12 के बदले 36 एयरक्राफ्ट को खरीदा जा सकता है और साथ ही एडिशनल 26 एयरक्राफ्ट को भी खरीदने के लिए एक फॉलो ऑन टेंडर के लिए क्लॉज को ऐड किया जा सकता है। अगला अपडेट भारत और रशिया को लेके। आप सभी को याद होगा हाल ही में रशिया के फॉरेन मिनिस्टर भारत के गस्त पर आए हुए थे, जिसके तुरंत बाद ही वो पाकिस्तान के गस्त पर भी गए हुए थे। इसी बीच रशिया की तरफ से पाकिस्तान को कुछ मिलिट्री इक्विपमेंट को सप्लाई करने की बात की गई थी। अभी इसी बात को लेके पाकिस्तान की तरफ से कई सारे अफवाह भी फैलाए जा रहे हैं कि पाकिस्तान अभी रशिया से S-400 सिस्टम को खरीदने वाला है और कुछ बोल रहे हैं कि यहाँ पे रशिया की तरफ से पाकिस्तान को Su-35 को बेचने की तैयारी की जा रही और पाकिस्तान का तो ये भी कहना है कि रशिया की तरफ से पाकिस्तान को सभी मॉडर्न डिफेंस इक्विपमेंट को खरीदने के लिए एक ब्लैंक चेक रख के दे दिया गया, जिस वजह से वो जो चाहे रशिया से खरीद सकते हैं। तो ये बात भारत के लिए काफी चिंताजनक बात थी, लेकिन रशिया की तरफ से भारत के साथ अपनी डिफेंस रिलेशन को लेकर स्पेशली एक स्टेटमेंट को इशू कर दिया गया है, जिसमें ये बताया गया कि भारत के साथ रशिया का जो भी रिलेशन वो एक अलग ही लेवल पर है और भारत रशिया का ट्रस्टेड पार्टनर भी है। तो जहां तक बात रही पाकिस्तान के साथ रशिया की डिफेंस रिलेशन की, तो इस पर बताते हुए रशिया के एम्बेसडर निकोले कुदासेव ने बताया कि रशिया और पाकिस्तान के बीच जो भी डिफेंस रिलेशन होने वाले, फिर जो भी डिफेंस इक्विपमेंट को लेकर बातचीत चल रही है, वो काफी लिमिटेड नंबर में होने वाली है और ये रशिया और पाकिस्तान के बीच एक इंडिपेंडेंट रिलेशन होने वाला, जिसका भारत के साथ या रशिया और भारत के रिलेशन के साथ कोई कंपैरिजन नहीं किया जा सकता है। बाकी S-400 सिस्टम की बात रही तो इस पर बात करते हुए भी रशिया की तरफ से बताया गया है कि भारत को डिलीवर किए जाने वाले S-400 सिस्टम को अभी तैयार किया जा रहा है और इसको शेड्यूल के मुताबिक ही भारत को डिलीवर किया जाएगा और इसी साल की नवंबर से शायद भारत को इनकी डिलीवरी शुरू होने वाली है। अगला अपडेट भारत और यूनाइटेड स्टेट को लेके। आप सभी को पता होगा कि भारत की एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में यूनाइटेड स्टेट की वर्सेस पास करने की वजह से काफी डिबेट चल रहा है और वैसे भी इस बात को लेके पहले यूनाइटेड स्टेट की तरफ से एक आड़ा टेढ़ा स्टेटमेंट इशू कर दिया गया था, जिस वजह से भारत की तरफ से इस बात को लेके काफी शार्प रिस्पॉन्स दिया जा रहा था। लेकिन अभी यूनाइटेड स्टेट की तरफ से थोड़े नरमी से स्टेटमेंट देना शुरू किया गया है और अभी यूनाइटेड स्टेट की तरफ से बताया जा रहा है कि भारत जो है वो यूनाइटेड स्टेट का एक मेजर डिफेंस पार्टनर है और वो भारत के साथ अपने रिलेशन को खराब करना नहीं चाहते हैं, जिस वजह से पहले से ही 7th फ्लीट की तरफ से इशू किए गए उस स्टेटमेंट को यूनाइटेड स्टेट की लॉ मेकर्स की तरफ से भी काफी नेगेटिव रिस्पांस दिया जा रहा है। क्योंकि अगर यूनाइटेड स्टेट की कोई भी वॉरशिप भारत की एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन से गुजरे थे तो इसको लेके भारत को चैलेंज करने वाली कोई स्टेटमेंट उनको इशू नहीं करना चाहिए था। स्पेशली इसी बात को लेकर रिपब्लिकन पार्टी की तरफ से काफी विरोध किया जा रहा है, क्योंकि यूनाइटेड स्टेट भी अच्छी तरीके से जानता है कि इंडो पैसिफिक रीजन में अगर चाइना को काउंटर करना है तो इसके लिए भारत यूनाइटेड स्टेट के लिए काफी जरूरी पार्टनर है और ऐसे छोटे छोटे गलतियों की वजह से यूनाइटेड स्टेट कभी भी भारत जैसे डिफेंस पार्टनर के साथ अपना रिलेशन खराब करना कभी नहीं चाहेगा। अगला अपडेट भारत और फ्रांस को लेके। आप सब जानते हैं कि हाल ही में भारत और फ्रांस के बीच एक मल्टीनेशनल एक्सरसाइज को कंडक्ट किया गया था, जिसमें भारत के अलावा यूनाइटेड स्टेट, जापान और ऑस्ट्रेलिया भी शामिल थे। इसी बीच ये सुनने को मिल रहा था कि अभी फ्रांस की तरफ से भी भारत के साथ मिलकर एक नेवल एक्सरसाइज को करने का प्लान किया जा रहा है और इसमें फ्रांस की एयरक्राफ्ट कैरियर भी पार्टिसिपेट करने वाला है। जहां तक बताया गया कि अभी फ्रांस की तरफ से भारत की इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजी को भी सपोर्ट करने का फैसला किया गया है और फ्रांस की तरफ से अभी भारत को इंडो पैसिफिक रीजन में ज्वाइन करने की बात की गई है। इसके बारे में सबसे पहले तो हमारे पीएम नरेंद्र मोदी जी की तरफ से 2019 में इंडो पैसिफिक ओशियन इनिशिएटिव यानी कि IPOI नाम की एक प्रपोजल को शुरू किया गया था और इसमें अभी फ्रांस की तरफ से शामिल होने का प्रस्ताव दिया गया है। अब हालांकि ये कोई मिलिट्री अलायंस की तरह काम नहीं करने वाला और इसको मेनली रीजनल पीस को मेंटेन करने के लिए और इंडो पैसिफिक रीजन को सेफ रखने के लिए तैयार करने का फैसला किया जा रहा है, जिसमें ट्रेड, कैपेसिटी बिल्डिंग, रिसोर्स शेयरिंग जैसे इनिशिएटिव को सबसे पहला प्रेफरेंस दिया जाएगा। अभी 26 अप्रैल से भारत और फ्रांस के बीच एक और नेवल एक्सरसाइज को भी शुरू किया जाने वाला है, जिसका नाम एक्सरसाइज वरुणा होने वाला है और इसमें अभी फ्रांस की तरफ से अपनी न्यूक्लियर पावर एयरक्राफ्ट कैरियर को भी डिप्लॉय करने का फैसला किया गया, लेकिन अभी तक भारत की तरफ से इसमें अपनी एयरक्राफ्ट कैरियर को डिप्लॉय किया जाएगा नहीं, ये क्लियर नहीं हुआ है। अगला अपडेट बुलेट प्रूफ व्हीकल को लेके। आप सभी को पता है कि बुलेट प्रूफ व्हीकल अभी हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए कितने जरूरी हो गए हैं और लगातार बेसिस पर जब आतंकवादियों की तरफ से या सुअरों की तरफ से हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर निशाना बनाया जाता है तो ऐसे सिचुएशन में इस तरीके की व्हीकल उनको सेफ रखने में काफी मदद करने वाला है। अभी एनआई की तरफ से दिए गए कुछ रिपोर्ट के मुताबिक इंडियन एयरफोर्स की तरफ से अभी लाइट बुलेट प्रूफ व्हीकल्स को अपने फोर्स में शामिल किया जा चुका है
और इसको जब ट्यूसडे को इंडियन एयरफोर्स की तरफ से डिस्प्ले किया गया था तो एक मिनी ट्रक जैसे दिख रहे थे और इनको लाइट बुलेट प्रूफ व्हीकल का नाम दिया जा रहा है, जो कि एक 6 टन क्लास की व्हीकल है और इसमें लगभग 6 लोग एक ही बार में सफर कर सकते हैं। और बताया गया कि व्हीकल किसी भी तरह की स्मॉल आर्म की फायर से या फिर ग्रेनेड अटैक से भी प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर सकता है। अभी इसे इंडियन एयरफोर्स की कमांडो यूनिट की तरफ से इस्तेमाल किया जाएगा, जिसमें एक क्विक रिस्पांस टीम को तैयार किया जाने वाला है, जिसमें स्पेशली इंडियन एयरफोर्स की गरुड़ कमांडोज होने वाले हैं। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।